नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने सभी सुनने वाले साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज अपने कंप्यूटर सेंटर पे गया जहां मेरी ये बुक टाइप हो रही थी। मैंने वहां से इसकी कॉपी ली और अभी मैं घर आकर के इसका प्रूफ देख रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि मैं इलेक्ट्रोहोपैथी के लिए अपना समय कितना लगाता हूँ। आपने दिन में मांग की कई लोगों ने कि अपने पुस्तक की एक झलक या किसी एक रोग पर आपने किस तरीके लिखा है उसकी एक चर्चा कर दें, जिससे हम लोगों में उत्सुकता बढ़ जाए। तो आज मैं आपकी इसी डिमांड को पूरी करता, चूंकि मेरे पास टाइप मैटर आ चुका है, तो मैं एक रोग पर हल्की सी चर्चा आपसे पढ़ते हुए कर देता हूं कि मैंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। रोग है जाइंडिस का, यानी पीलिया, और हम बात करते हैं पीलिया। पीलिया जैसा आप जानते हैं कि पीलिया रोग में आंखों में पीलापन आ जाता है, चेहरे पर पीलापन आ जाता है, रोगी में कमजोरी आ जाती है और भूख नहीं लगती है, उसको घर में मिर्च मसाले की सुगंध अच्छी नहीं लगती है, जी मचलाता है, उसको वोमिटिंग होने की चांसेस होते हैं। तो मैंने इस पर लिखा है पीलिया अर्थात शरीर का पीला पड़ना, आंखों की पुतलियों का पीला पड़ना, त्वचा नाखून पीला आदि दिखना अन्य रोग के लक्षण हैं। पीलिया के लक्षण अचानक नहीं बल्कि शरीर में धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। और फिर इस डेफिनेशन के बाद मैंने इसके कारण लिखे हैं कि किन कारणों से पीलिया हमारे शरीर में अपना घर बनाता है। पहला कारण है शरीर में लीवर एक पाचन क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें होने वाली कोई भी खराबी लीवर रोग का कारण बनता है। और जब पित्त यानी बाइलरुबिन अवशोषित नहीं हो पाता तो बाइल जूस ब्लड में मिल करके रक्त का रंग बदल देता है, जिससे पीलिया हो जाता है। तीसरा कारण हमने लिखा पाचन क्रिया खराब होना, यह भी पीलिया का प्रमुख कारण है। पित्त मार्ग का अवरुद्ध होना, संक्रमण होना, इन्फेक्शन या टॉक्सिंग होना, पित्त नली में सूजन होना यानी बाइल डक्ट में सूजन होना, पथरी यानी स्टोन होना, वार्म या बैक्टीरिया का संक्रमण होना, प्रसव में अत्यधिक रक्त का निकल जाना, अत्यधिक संभोग यानी इंटरकोर्स करना, मलेरिया या टाइफाइड का लगातार बने रहना, बाइल जूस का गाढ़ा हो जाना, डिलेटेशन लीवर का या लीवर का बढ़ जाना, लीवर का इनलार्ज हो जाना, स्टमक पैंक्रियाज लीवर गॉल ब्लैडर में सूजन हो जाना, गांठ हो जाना, कोई रसौली बन जाना, प्रदूषित जल का ग्रहण करना। आमतौर से ये माना जाता है कि जाइंडिस दूषित जल से हमारे शरीर में वायरस ला करके फैलाता है, जाइंडिस के वायरस। लेकिन जो हमने ऊपर के कारण बताए, ये कारण भी शोध में या जिनको रिसर्च में कहें या कई रोगियों पर इस तरीके के लक्षण बार बार देखे गए हैं जो जाइंडिस के कारण बनते हैं। मुख्यतः यह वायरस इन्फेक्शन से फैलने वाला रोग है और यह वायरस दूषित जल के द्वारा नाक, गले या भोजन से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तालाब में, पोखरे में, कुएं में या पीने वाले जल में यह वायरस की प्रमुखता अगर अधिक हो गई है तो ये रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग में प्लाज्मा में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 ml अधिक हो जाती है। इस रोग में प्लाज्मा में बिलिरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 ml होती है। यह वृद्धि पहले रक्त में और उसके बाद यूरिन में और अंत में यह आई और उसके कंजक्टाइवा में पहुंचकर स्किन पर अपना प्रभाव दर्शाता है। जाइंडिस के फिर मैंने आगे प्रकार दिए हैं कि जाइंडिस आमतौर से 4 प्रकार का देखा गया है। पहला है हेमोलिटिक जाइंडिस, दूसरा है टॉक्सिक जाइंडिस, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडिस और फिर चौथा है हेमेटोसेलुलर जाइंडिस। और इन चारों प्रकार के जाइंडिस का मैंने इसमें वर्णन किया है और वर्णन करने के बाद मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और डिस्क्रिप्शन देने के बाद फिर मैंने इनकी दवाइयों पर चर्चा की है। हम शॉर्ट में थोड़ा सा आपको चर्चा कर लें कि हेमोलिटिक जाइंडिस जो है ये स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण से ब्लड के आरबीसी में टूट कर हेमोलिटिक जाइंडिस का कारण बनता है। हीमोग्लोबिन टूट कर पीलिया के रोग में बदलता जाता है, जिसे हम एक्ट्रास कहते हैं। इसमें लीवर बढ़ जाता है, स्टूल यूरिन सामान्य होता है, बाइलरुबिन लगभग 4 मिलीग्राम प्रति 100 ml हो जाता है। टॉक्सिक जाइंडिस में यह रोग विभिन्न बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। पहले रोग के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते और बाद में यूरिन की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है, जिससे शरीर में खुजली होने लगती है, यानी जाइंडिस में खुजली भी होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडिस में हमने लिखा है कि लीवर में बाइल पित्त बनने के स्थान पर कोई अवरोध उत्पन्न हो जाए
जिस पर बाइलिरुबिन इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता और ड्यूडेनल अल्सर होने पर लीवर में ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे भी जॉन्डिस होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसमें वसा का पाचन रुक जाता है, मल सड़ने लगता है, यानी हमारा जो वेस्ट मटेरियल है स्टूल, रक्त में बिलिरुबिन और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मल फिर पीले से हल्का सफ़ेद दिखाई पड़ने लगता है। हमने जो हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस की बात में लिखा है कि लीवर की सेल्स संक्रमित हो जाती हैं और बाइलिरुबिन का उपयोग नहीं कर पाती, जिससे पेशाब पीला हो जाता है और भूख मर जाती है या भूख में अरुच हो जाती है, थकान लगने लगती है और ज्वर के भी लक्षण आने लगते हैं। ये हमने शॉर्ट में आपको अपनी पुस्तक के कुछ अंश पढ़े हैं, जो मैं अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो आने वाली हमारी बुक है उसके जॉन्डिस चैप्टर के ये कुछ भाग थे जो मैंने आप तक पहुंचाया है। हमने इसमें फिर दवाओं की चर्चा की है और 3 प्रकार की दवाएं भी लिखी हैं, जिसके डोज भी लिखे हैं। तो ये बुक में मैं तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं इस बुक को लिख रहा हूं। फिर भी संभव है मैं बहुत करेक्शन कर रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन आज ही मैं आपको बता दूं कि यदि छोटी मोटी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए या कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं अकेला हूं और मैं इस अकेलेपन का स्वयं का साथी हूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस बार जो कमियां मेरे पहले हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रह गई हैं, ये हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, उसमें न हो पाए। अभी मैं इन रोगों के साथ अगर संबंधित कोई डायग्राम है तो वो डायग्राम भी उसी के साथ अटैच करवा रहा हूं। कुछ मैंने कंप्यूटराइज चार्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे हम रोग को क्लियर करके रोगी की शिकायत पर कैसे अंगों तक पहुंचेंगे और कैसे दवाइयों का सिलेक्शन करेंगे, मैंने इस पर भी चर्चा की है। और लगभग मैं 100 शॉर्ट फार्मूले, इमरजेंसी फार्मूले, कि रोगी आपके पास आया, आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और उसकी शिकायत को देखते हुए, उसकी कंप्लेंट को देखते हुए आप कौन सी दवा तात्कालिक उसको देंगे, इस तरीके के मैंने अपने 37 वर्ष के अनुभव के लगभग 100 फार्मूलों को अपनी इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में रखा है। उसके साथ ही मैंने कुछ स्पेशल कंपोजिशन जो रोगों में अदल बदल के देने से तात्कालिक लाभ होता है, मैंने उसकी भी चर्चा इसमें की है। अभी मैं लिख ही रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितना पेज मेरा गया था ये टाइप होके आ गया, लेकिन अभी मेरा लिखना जारी है, क्योंकि लास्ट टाइम तक मैं इसको, जब तक हमारा इलेक्शन चल रहा है तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ अन्य मैटर जो आपके लाभदायक हो मैं उसको बढ़ा सकूँ। तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आप सब के लिए लाभदायक होगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, क्योंकि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सेकंड पार्ट है, जिसकी मूल बातों को हमने हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दे रखा है कि दवा का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, डोज आप कैसे बनाएंगे, दवा आप किस डायल्यूशन से या किस पोटेंसी, जिसको आप कहते हैं, आप अपने शब्दों में कह लें या आप डायल्यूशन या पोटेंसी जो भी कह लें, कि मैंने D3 के किस फार्मूले पर दवाओं को सेट किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेज में सिर्फ इतना ही लिखा है कि D3 की औषधियों का ही प्रयोग आप करेंगे। और जहां पर मैंने केवल CNS शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं आज ही बता दूं, वो CNS हमारा क्रॉनिक के लिए माना जाएगा। जहां पर हमको CNS रनर या CNS एक्यूट देना है, वहां मैंने ब्रैकेट में एक्यूट या रनर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन जहां पे मैंने केवल CNS लिखा है वो केवल क्रॉनिक के लिए है। इसलिए जब ये पुस्तक आपके पास पहुंचेगी तो निश्चित रूप से आपको हमारी इस प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का, हमारे 37 वर्षों का अनुभव आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि हमारे कुछ साथी फिर कहेंगे कि इन्होंने खुद कोई क्लिनिक नहीं स्टैब्लिश कर रखी है, कोई रोगी नहीं देखते हो, फिर भी माई एक्सपीरियंस की बुक लिख रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और ये दुनिया है। एक मुझे किशोर कुमार का गीत याद आता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बस वही सी बात है। और चूंकि आज दिन भर मैंने बहुत वर्क किया है और अभी भी आपके वर्क के लिए बैठा हूँ, और मैं आप सबके तमाम सवालों के जवाब पिछले संडे को नहीं दे पाया हूँ। आपके तमाम अच्छे सवाल आए हैं। बहुत से लोग हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर सवाल भी लिख रहे हैं, अच्छे सवाल भी लिख रहे हैं। और आप सब ने हमारे पिछले 2 एपिसोड को बहुत लाइक किया है, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रजिस्ट्रेशन की चर्चा की है, उसकी मान्यता की चर्चा की है, और लगातार उस पर बहुत अच्छे आपके विचार आ रहे हैं। आपके अच्छे विचारों का मैं स्वागत भी कर रहा हूँ। और कुछ लोगों ने उसके जवाब में या हमारे उस टिप्पणी के जवाब में कुछ रिकॉर्ड भी भेजे हैं हमको फेसबुक और हमारे फेसबुक व्हाट्सएप पर। मैंने उसका भी अध्ययन कर लिया, जिसकी चर्चा मैं अपने रविवार के सवाल हमारे आपके और जवाब हमारे कार्यक्रम में मैं करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। तो बस हमारी बुक को
अगर आप मंगाना चाहते हैं या एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की या हैंडबुक आप मंगाना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम नंबर नोट कर लें 7905882569 790-588-2569 और हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748 9450563748। आप इन दोनों नंबरों में से किसी पर भी अपनी धनराशि भेज करके हमें अपना करंट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड सहित अपना पता भेजेंगे। बुक आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर पर भेज दी जाएगी। तो बस आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने का। तब तक के लिए आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से इजाज़त चाहता है।